नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससीसी के द्वारा आयोजित तीसरे सीजीएल के मेंस का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। आज का सेशन दो भागों में विभाजित नहीं होगा। मेंस में जीएस सेक्शन से 54-55 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक ही सत्र में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। धैर्यपूर्वक आपको सुनते चलना है और हर क्वेश्चन के साथ जो एनालिसिस है उस एनालिसिस को देखते चलना है। पहला प्रश्न है, टोगो की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ आते हैं। 2022 में या 23 में ये परीक्षा हुई थी। उस समय यह देश किसी भी वजह से समाचार में नहीं था, लेकिन इस तरीके के देश की राजधानी भी पूछी जाती है, ये हमारे लिए हिंट्स है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि हिंट्स में इस प्रश्न ने जो हिंट्स दिया, टोगो की राजधानी ऐसे लोम है। इस प्रश्न ने जो हमें हिंट्स दिया वो यह कि प्रमुख देश एवं उसकी राजधानी आपको देख की जानी है। क्या करना है इसके लिए? कोई भी गाइड बुक लीजिए, लूसेंट या क्राउन, और उसके विविध वाले सेक्शन को प्रत्येक दिन देख जाइए। 5-10 मिनट उस पर ध्यान दीजिए। वहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, वन लाइनर। यानी आपको ये बात ध्यान में रखना ही होगा, देश, कैपिटल, करेंसी, पार्लियामेंट, नेशनल हेड, ये 3-4 पॉइंट आपको जानना होगा। कभी कभी न्यूज एजेंसी भी पूछता है, लेकिन न्यूज एजेंसी दिखा नहीं है। बहरहाल टोगो की राजधानी लोम है, ये इसका उत्तर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। आपसे इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आपसे इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान में रखना है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। पहले ये इसरो के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1969 में ये शुरू हुआ। पहले ये विक्रम साराभाई के नाम से जाना जाता था। विक्रम साराभाई इसके प्रणेता माने जाते थे, है ना। 1969 ऑनवर्ड्स यह इसरो के नाम से जाना शुरू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माली की राजधानी कहाँ है? पहले प्रश्न की तरह यह भी एक अद्भुत प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने आप को तैयार रखिए। लूसेंट या किसी गाइड बुक पे जाइए और उसके विविध सेक्शन को बार बार दोहराइए। माली की राजधानी बमाको है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला मुख्य अर्थशास्त्री। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। भारत में प्रथम महिला। हिंट्स, इस प्रश्न ने जो हमें हिंट्स दिया वो क्या दिया? भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला। यह सेक्शन करके जाइए, यह भी विविध का सेक्शन है। 4 प्रश्न मैंने देखा, अब तक चारों प्रश्न विविध से इंस्पायर्ड है। आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर यूएस के वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। और गीता गोपीनाथ
आईएमएफ की प्रथम भारतीय महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी। बाद में रघुराम राजन भी बने हैं, है ना। लेकिन प्रथम समाचार है, प्रथम जो नाम है वो आपके लिए प्रश्न हुआ और ये आया भी। आईएमएफ में आपको मैं बताऊं एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, एसडीआर। इसका मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। यानी आईएमएफ दीर्घकालीन लोन देता है तो वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट के रूप में देता है। एसडीआर इससे जुड़ा हुआ शब्द है, इसे याद कर लीजिए, ये आ सकता है। चलते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस या सार्क, क्या मैंने आपको बताया था? 3 संगठन जो लगातार बीएससी पूछता रहा है, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, इन तीनों में से कोई एक आएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है। 3 ऑर्गेनाइजेशन मैं लिख देता हूं, एक तो सार्क है ही, यहां पर मैं ऐसे फिर भी लिख देता हूं। दूसरा बिम्स्टेक, तीसरा आसियान। ठीक है, क्या क्या याद करना है? इनका हेडक्वार्टर, इनका फुल फॉर्म, तीसरा इनके मेंबर नेशन, मेंबर नेशन, चौथा व्हेन इट स्टेबलाइजिंग ईयर, स्टेबलाइजिंग ईयर, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा है ना। आगे अभी हाल फिलहाल अगर ये न्यूज में है, कुछ करंट में अगर ये समाचार में है किन्हीं वजहों से, तो हमें ये देखना चाहिए। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस जो है वो 1985 में स्थापित हुआ था, ये उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एलएम सिंघवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए, एलएम सिंघवी जो है, एलएम सिंघवी समिति जो है ये पंचायत से जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत से, है ना, और ग्राम पंचायत से है। और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो एफर्ट लिया गया। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992-93 में संविधान संशोधन संख्या 93 और 94 लाया गया था। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का पुराना नाम। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण देश जो भारत के आसपास है उनके पुराने नाम को बार बार पूछा जाता रहा है। जैसे इंडोनेशिया का पुराना नाम दीपांतर है। मैंने आपको पीछे के सेट में श्रीलंका का नाम बताया है, आपको बांग्लादेश का भी पुराना नाम है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद से भारतीय राज्यों में असम का पुराना नाम है ना। श्रीलंका को हम लोग अनुराधापुर कहते थे, अनुराधापुर, अनुराधापुर, या आपको मलाया द्वीप भी इसे मानते थे। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, असम को अहोम शासकों के द्वारा इसे एक अहोम शासक यहाँ थे, अहोम शासक, और मैं इसका एग्जैक्ट नाम अभी दिमाग से निकल रहा है। असम का भी एक पुराना नाम है, आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए, सवाल आएगा। ठीक है, इंडोनेशिया का आंसर हो जाएगा दीपांतर। अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सदाबहार वन वैसे जगह पर पाए जाएंगे जहां बारिश बहुत अच्छा होगा। इसका उत्तर केरल है। आप एक काम करें, इस प्रश्न को थोड़ा मैप से समझ लें। इस मैप में जहां जहां कहीं भी हरा रंग से हाईलाइटेड हुई जगह दिखाया जा रहा है वो सभी सदाबहार वन के हैं। जो विकल्प है उसके अनुसार जो केरल का हिस्सा है, वो केरल का हिस्सा जो है वो सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। आपको मैं बता दूं कि जहां कहीं 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो, वहां पे सदाबहार वन पाया जाएगा। तो आपको पता ही है, मेघालय लैंड ऑफ रेन, है ना, अबोर्ड ऑफ रेन, तो ये पूरा का पूरा एरिया
सबसे ज्यादा बारिश के लिए तो जाना ही जाता है। असम का चेरापूंजी, अब चाहे मेघालय में हो, है ना, पश्चिम बंगाल, और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कुछ हिस्सा। तो ये केरल में 180 दिन का मानसून, यहाँ पर आपको सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं, इसे याद रख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? सबसे पहले तो समझिए कि ये संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है जहां पर लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों ही एक साथ बैठे हों। लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, लेकिन आपको राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है ना, ऑप्शन में भी दिया है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, ऐसा कभी जब कोई ज्वाइंट मीटिंग हो तो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं हो तो उपसभा अध्यक्ष करेगा। अगर वो भी नहीं हो तो वैसा कोई सदस्य जो नामित किया जाता हो वो करता है। आप कभी लोकसभा की कार्यवाही देखिए तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही अध्यक्षता करते रहते हैं और कार्यवाही चलती है। उनके बाद उनका कोई जो सीनियर, उसके जो उस हाउस का सीनियर लीडर जो नॉमिनेट किया गया रहता है वो बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः ऐसे केस में। अगला, न्यूजीलैंड में किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और आपको मैं बता दूं, इसे राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसका वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस भी इसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कहा बुशमैन जनजाति पाई जाती है? इस प्रश्न ने क्या हमें हिंट्स दिया, ये ध्यान में रखना है। बुशमैन जनजाति जो प्रश्न दिया, एक तो भारत का भूगोल आप जब पढ़ें तो भारत की विभिन्न जनजातियों को पढ़ें। जनजातियों से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आएगा। और दूसरा, वैश्विक रूप से ऐसा भी करें, वैश्विक रूप से भी हमें जानना है कि जनजातियां कहाँ हैं। बहरहाल बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कहाँ है और वो कहाँ निवास करती है, यानी कि किस राज्य में निवास करती है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है? तो आपके सामने जो विकल्प है वो है कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लियोन पेंडोका किस खेल से संबंधित है? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उस समय ये शतरंज के विजेता बने थे, तो शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब आपको मैं बताऊं कि जो कुछ महत्वपूर्ण खेल है जो थोड़ा अलग है, अलग इन द सेंस कि भारत में अधिकतर लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, उनमें शतरंज एक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये ऐसा कैसा, सब लोग तो आज कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि शतरंज से जुड़े हुए खिलाड़ी क्रिकेट के तुलना में जो खिलाड़ी हैं उससे थोड़ा कम प्रचलित हैं। लेकिन सवाल में आ जाते हैं तो शतरंज, टेनिस, कबड्डी, है ना, बैडमिंटन, ओलंपिक इत्यादि में जो बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है वो आपके लिए न्यूज है। या ऐसा कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, और अभी उसे कोई सम्मान मिला है या कोई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम अच्छा कर गया हो, वो आपके लिए न्यूज है। आपके लिए वो प्रश्न के रूप में आ सकता है। लियोन पेंडोका उस समय करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नाम था। अगला, भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? बड़ा बेहतर सवाल है। सवाल पूछा है 1%, ना कि वन क्षेत्रफल। आपको यह ध्यान में रखना है कि 1% और वन क्षेत्रफल में क्या अंतर है। जैसे बिहार का एक केस समझते हैं, बिहार में दो ऐसे राज्य हैं, एक सर्वाधिक क्षेत्र वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल में, एरिया में, तो उत्तर आएगा पश्चिमी चंपारण।
लेकिन पूछता है सर्वाधिक प्रतिशत में, सर्वाधिक प्रतिशत में, तो आ जाएगा कैमूर। अब देखो एरिया वाइज पश्चिम चंपारण बड़ा है और वहां पर सबसे ज्यादा ज्यादा दूरी में फैला हुआ, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला। सवाल यहां पूछा है प्रतिशत, तो अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला होता तो मध्य प्रदेश आंसर होता, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं बल्कि प्रतिशत पूछा, तो यह है मिजोरम। मिजोरम मध्य प्रदेश की तुलना में कितना छोटा राज्य है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा है, यानी मिजोरम का अधिकतम हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिजोरम का अधिकतम हिस्सा जंगल है, अधिकतम हिस्सा क्या है, जंगल। ठीक है, ये आंसर। प्रश्नों की भाषा से भी थोड़ा ध्यान देना है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। मैप से भी देख लेते हैं। भारत के जो शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य, हमारे पास जो आंकड़ा है वो 2020-21 के अनुसार है, तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश। यहाँ मानचित्र में देखिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर हरियाणा, पांचवें नंबर पर गुजरात, छठे नंबर पर बिहार, सातवें नंबर पर महाराष्ट्र, आठवें नंबर पर राजस्थान है, फिर गुजरात है, और आठवें नंबर पर यहाँ पर महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये सिर्फ 8 स्टेट्स जो हैं यहाँ पर दी। अगला, नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है। तो ये 2022 का ये न्यूज है, काफी इंटरेस्टिंग है। उस साल कार्तिकी गोंजाल्विस और मुनित मोंगा के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री है ना, हाँ डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म कह लीजिए, एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी जिसको ऑस्कर में, ऑस्कर फिल्म की दुनिया का, पूरी दुनिया में, फिल्म की दुनिया में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और ऑस्कर में नॉमिनेट होना ही हम बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। ऑस्कर अभी कोई भारतीय फिल्म जीत नहीं पाई है। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली जो सबसे पहली फिल्म थी वो थी मदर इंडिया, मदर इंडिया, है ना। और हाल फिलहाल में सबसे अंतिम दौर तक जो पहुंची थी वो एक फिल्म थी जिसका नाम था लगान। ठीक है, ऐसे हर साल भारत की तरफ से कोई ना कोई फिल्म जाती है लेकिन जीत नहीं पाती है, वो छट जाती है। शॉर्ट फिल्म में उस वर्ष जो गया था वो था कार्तिक गोंजाल्विस और मुनित मोंगा के द्वारा एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। इस फिल्म का कहानी यह था कि कैसे एक अनाथ हाथी को लोगों ने पाला पोसा था, है ना, कार्तिक गोंजाल्विस। अभी आपके लिए हिंट्स, 2025 में भी ऐसे ही एक शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर में जगह दिया गया है। उसका नाम क्या है पता कीजिए, सवाल आ सकता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये सवाल क्या कह रहा है पहले इसे समझ लीजिए। ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा को लेकर हम कई विकल्प तलाशते हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, समुद्र की जो लहरें हैं उसकी गति से ऊर्जा निकालना, हवाओं की गति से ऊर्जा निकालना, पानी को रोककर उसकी गति से ऊर्जा निकालना, हाइडल एनर्जी, है ना, सूर्य की रोशनी से, उसके ताप से ऊर्जा निकालना। वैसे ही क्या थंडर स्टॉर्म, जो बादलों की टकराहट से, आप सुनते ही होंगे, विज्ञान में आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या बादलों की टकराहट से जो साउंड उत्पन्न हो रहा है, उससे जो बिजली उत्पन्न हो रही है, उससे भी हम बिजली निकाल सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं क्या। तो ऐसा उड़ीसा में प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संदर्भ में असत्य कथन, ध्यान देना है, यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा है, असत्य कथन। आपको मैं बताऊं कि भारत का जो संविधान है उसमें आंतरिक स्रोत के रूप में भारत सरकार अधिनियम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके अधिकतम हिस्से को क्या किया गया है, अधिकतम हिस्से को संविधान में जगह दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, लिथगो के समय में, ये भी सवाल पूछ देता है
लिन लिथगो के समय में जब आया था, तो लिन लिथगो के समय में आने के बाद ये 1937 में पूर्णतः लागू हो पाया था, और इसी के तहत भारत में पहली दफा चुनाव हुए थे। तो उस समय अधिकतर आईएनसी के लीडर्स ने इसका विरोध किया था, है ना। तो देखते हैं कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें कौन कौन सी बातें थी, और इस 4 विकल्प में वो कौन सी बात गलत है, असत्य है। ठीक है, पहला विकल्प, केंद्र सूची में 59 विषय थे। तो आपको समझना होगा कि भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था कि राज्य और केंद्र स्तर पर, जैसे आज भी सत्ता चल रही है, उस स्तर पर शक्तियों का बंटवारा हुआ था, लेकिन उसे 3 लेयर में बांटा गया था, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें बोला केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये सही। समवर्ती सूची में दोनों के लिए 50 विषय थे, नहीं, समवर्ती सूची में 50 विषय थे। हाँ, ये भी थोड़ा यहाँ पर विकल्प ए के बाद यहाँ विकल्प बी होना चाहिए था, यहाँ पर विकल्प बी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर समवर्ती सूची में दोनों के लिए 50 से ज्यादा थे, लगभग 59 विषय थे, 59 विषय। तो यही उत्तर हो जाएगा, ये सही है कि 54 विषय थे। राज्य सूची केंद्र में 59 विषय, 54, और अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी, जो ये ठीक है। यानी कि आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपके लिए यहां से एक हिंट्स है, ये ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सवाल पूछा। आप मुझे बताएं कि वर्तमान में संघ, राज्य और समवर्ती, इन तीनों सूचियों में कितने 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 विषय डाले गए हैं। ठीक है, ये आंसर आप कमेंट में करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेनी आवश्यक है? धन विधेयक ऐसा विधेयक अगर पास ना हो तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक रह सकता है, अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्वतः पास मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा में यह विधेयक गिरा तो गवर्नमेंट भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा उम्र युग्म, सही सवाल है, कौन सा उम्र युग्म की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र विधान परिषद तथा विधान परिषद तथा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा क्रमशः प्रदर्शित करता है। तो 30 और 25 जहां दिखे वो सही है, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं बताते, इससे जुड़ा हुआ। और इस साल का मेरे लिए तो ये गेस सवाल है, क्योंकि इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, और देश ने सबसे कम उम्र का एमएलए देखा। देश में मैं बता रहा हूं, देश में सबसे कम उम्र का एमएलए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। और कौन है, कमेंट सेक्शन में बताएं, थोड़ा मेहनत करें। या नाम मैं बता दूं, मैथिली ठाकुर। ठीक है, ये गेस है। अन्य नाम देख लेते हैं, अलग अलग उम्र की जो मैं बात बताऊं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष, एमएलसी बनने के लिए 30 वर्ष। इंटरेस्टिंग। पंचायत सदस्य या मुखिया बनने के लिए जो निम्न उम्र सीमा है
पंचायत सदस्य या मुखिया बनने के लिए जो निम्न उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष। वोटर बनने के लिए 18 वर्ष, पहले ये कितना था 21 वर्ष, है ना। राजीव गांधी की गवर्नमेंट में 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो ए से संबंधित कुछ कुछ बात यहाँ पर मैंने बताई, क्वेश्चन आया है तो आ सकता है। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश बंगाल, जिसमें बिहार भी शामिल है, तो जानना चाहिए गोपाल है। देख लेते हैं पाल वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पाल वंश जो है वो 810 से 850 ईस्वी तक था। गोपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, गोविंद पाल इसके प्रमुख शासक हुए। पाल वंश के अचीवमेंट्स में भागलपुर में बना हुआ विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार की परीक्षा हो रही है, पाल वंश करके जाना चाहिए, मध्यकाल में ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल आ सकता है। नाबार्ड का विस्तारित रूप क्या है? अंग्रेजी में तो है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट 1984 में संभवतः इसे 1982 में 1982 में इसे बनाया गया था, है ना। ग्रामीण में जो कृषि के विकास के लिए 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए और इन्हीं के मॉनिटर के लिए आगे जाकर ये नाबार्ड बनाया गया, ठीक है। विकल्प के अनुसार नेशनल, विकल्प थोड़ा मुझे लगता है गलत है, विकल्प थोड़ा गलत है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का हेडक्वार्टर याद रखना है मुंबई में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलते हैं अगला प्रश्न, पहला ईमेल किसने भेजा था? तो पहला ईमेल भेजने का श्रेय जो है वो जाता है रे टॉमलिंसन को, ये यूएस से संबंधित है। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे जीमेल या वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये कुछ जो हम हाल फिलहाल जो यूज चीजें करते हैं उसके बारे में जानना चाहिए, री टॉमलिंसन ने, ठीक है, जो यूएस के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पुस्तक नील दर्पण के लेखक, ये सवाल तो रिपीट है, पहले भी पूछा जा चुका है। बंगाल में जो 1850 के आसपास कह सकते हैं, जो नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर वातावरण जो बना था उसको लेकर बंगाली भाषा में एक नाटक लिखा गया, बंगाली भाषा में नाटक लिखा गया और उस नाटक के लेखक थे दीनबंधु मित्रा। बाद में ये काफी पॉपुलर हुआ तो इसे अंग्रेजी में रूपांतरण किया था माइकल मधुसूदन दत्ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से दीनबंधु मित्रा इसके आंसर होगा। अगला चलते हैं, निम्न में से किसने पहले हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना प्रारंभ किया? एनटीपीसी इसका उत्तर हो जाएगा। एनटीपीसी, आपको इस तरीके के प्रश्न है वो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? तो देखिए ये हिस्ट्री का बहुत बेसिक सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री से ये सवाल पूछा गया, आईवी से पूछा गया। बनमाली स्थल सिंध में नहीं है, ये हरियाणा में। आपको करना क्या है कि आईवी से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको करके जाना है, ये आपके लिए सवाल हो सकता है। तो इसे दो हिस्सों में बांट लीजिए, पहला भारत में पाए जाने वाले स्थल, दूसरा भारत के बाहर पाए जाने वाले स्थल।
तो भारत के बाहर सिर्फ भारत के बाहर जो स्थल है, पहले तो एक मैं लाइन ले लेता हूं ताकि इस मानचित्र में थोड़ी आपको सहायता मिल जाए। ये एक मैं लाइन ले लेता हूं। ठीक है, अब तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे। ये इंडिया का साइड है और ये इंडिया के बाहर है। तो इंडिया के बाहर में जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, ये वहां पे सिर्फ सुर्तगुई, ये अफगानिस्तान का एक हिस्सा। बाकी अधिकतर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है। और उसके बाद भारत में, तो भारत में देखिए यहाँ पर मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, वेस्टर्न यूपी खास करके, है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ, यहां तक ये भारतीय राज्यों में है। ठीक है, सवाल जो पूछा था वो ये पूछा था कि सिंध के बाहर, तो पाकिस्तान में तीन प्रमुख जगह, पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब, और दूसरा आपको सिंध प्रदेश। आपसे बहुत सारे सवाल होते हैं, ये मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे एक सवाल आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हम लोग साधारणतः, अगर जो इतिहास के विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन कितनी दफा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो अब सीजीएल दे रहा है तो उसके लिए परेशानी होगी। तो आपको जानना है, ये हड़प्पा एक जगह है जो रावी नदी के किनारे है, जो इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये एक सवाल पूछा है। ठीक है, सही है। यहाँ पे और भी मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ये सिंधु नदी के किनारे है ना। चहुदड़ो यहाँ का आप कह सकते हो कि औद्योगिक केंद्र था। लोथल जो गुजरात में पाया जाता है, ये एरिया लोथल, यहाँ का गोदीवाड़ा था, है ना। अलग अलग जगहों पर कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर बात करूं तो लंबा बात चल जाएगा। कालीबंगन मतलब काली चूड़ी या लहठी, जो आप समझे। ठीक है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को संक्षिप्त में बताऊं क्या क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन, इसका ज्योग्राफिकल प्लेस और एविडेंसेस, कहां पर क्या मिला, जैसे जुता हुआ खेत कहाँ मिला, बृहत स्नानागार कहाँ मिला, अन्नागार कहाँ मिला, ये तमाम बातें आपको करके जाना चाहिए। सवाल यहां से पूछा है, पूछेगा ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नई योजना ग्रामीण युवा 15 से 35 वर्ष के लिए चलाई गई है? 15 से 35 वर्ष के लिए ये योजना चलाई गई है। तो यह वो योजना है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना से सवाल पूछा है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लेख, इपिग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इपिग्राफी। इपिग्राफी इसे कहते हैं, इपिग्राफी। कितनी दफा अंग्रेजी में भी पूछ देता है, इपिग्राफी। ठीक है, इपिग्राफी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो कॉमर्शियल रूप से कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसका काफी इंपॉर्टेंस है, वैसे में कपास को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अब देखो, कुछ क्रांतियां हुई हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे नीली क्रांति मत्स्य को लेकर है, श्वेत क्रांति दूध को लेकर है, हरित क्रांति खेत फसल उत्पादन को लेकर है, भूरी क्रांति उर्वरक को लेकर है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन प्याज उत्पादन को लेकर है। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। गोल्डन फाइबर कपास को कहते हैं। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के अर्थशास्त्री जिन्हें माइक्रो क्रेडिट ग्रामीण बैंक से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद यूनिस इसका उत्तर होगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हालांकि अभी हाल फिलहाल ये समाचार में है, बांग्लादेश के ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, है ना।
लेकिन इनका कामकाज अभी आलोचना के घेरे में है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित है? इस तरीके का सवाल पिछले प्रीलिम्स में मैंने देखा था, सवाल आया था, और दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ लिया था। अब की बार ये पूछ लिया कि दूसरे पहले पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। यानी कि मैंने आपको रिपीट कर दूं कि क्या क्या पूछता है 5 ईयर प्लान से। तो 5 ईयर प्लान से आपको पूछेगा टाइम, सबसे पहला टाइम। दूसरा क्या पूछेगा, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ ही रहा है तो 5 ईयर प्लान करके जाना है। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ ही रहा है तो 5 ईयर प्लान करके जाना है। टाइम आपको पूछेगा, टेन्यूर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब है, रोलिंग प्लान कब रहा, है ना, इस तरीके का, है ना। टाइम पूछना है। मॉडल पूछेगा, हर मॉडल को क्या कहते हैं। तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा पूछेगा इनका लक्ष्य क्या रहा। मॉडल का मतलब किसने बनाया, जैसे महालनोबिस प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, हैरोल्ड डोमर प्लान। पंचवर्षीय योजना को किसने बनाया था, हैरोल्ड डोमर प्लान। ठीक है, लक्ष्य इनका क्या रहा। चौथा, क्या ये सफल हुआ विफल हुआ, थोड़ा गहराई से पूछेगा, सफल या विफल। ठीक है, तो ये ध्यान में करके जाना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल में बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है, सी नंबर इसका उत्तर। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है, राज्यपाल करता है। यूपीएससी की आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जबकि उसे पद से निम्न में से कौन हटा सकता है, तो नियुक्ति जरूर राज्यपाल करता है लेकिन उसे पद से हटा सकता है सिर्फ राष्ट्रपति। इसीलिए मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ, 70वीं बीपीएससी हुई थी और बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, है ना, बीपीएससी अध्यक्ष की। लेकिन बीपीएससी अध्यक्ष के ऊपर सीधे सरकार, राज्य सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकी। ठीक है, हालांकि हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगला सवाल, G20 का व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? उस समय यह समाचार में रहा होगा, मुंबई में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंपों से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो ये हेनरी फोल्डिंग रीड के द्वारा दिया गया था। यहाँ टाइपिंग एरर है थोड़ा, हेनरी फोल्डिंग रीड, हेनरी फोल्डिंग रीड के द्वारा दिया गया था, ये आंसर होगा। ज्योग्राफी या कोई भी ऐसा स्पेशल कोई ज्योग्राफर का नाम है तो आपको थोड़ा ध्यान में रखकर जाना है, हेनरी फोल्डिंग रीड इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राजवंश की समाप्ति 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद हुई? तो मुझे ठीक ठाक याद आ रहा है, एक सवाल चीन में पूछा गया था पार्टी को लेकर। मंचू राजवंश, मंचू राजवंश की समाप्ति 1911 में हुई थी, है ना। एक विद्रोह है, बॉक्सर विद्रोह, जो लास्ट सेगमेंट में पूछा गया था, और उसके बाद से यहाँ पर स्वतंत्रता को लेकर बात शुरू हो गई थी। मंचू राजवंश इसका उत्तर हो जाएगा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक शशि थरूर है। शशि थरूर जाने माने लेखक हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, 20वीं किताब लिख चुके हैं। अगला है वाजपेयी द ईयर्स दैट इंडिया पुस्तक के लेखक शक्ति सिन्हा है। इस पुस्तक के लेखक शक्ति सिन्हा है। वाजपेयी लिखा है, वाजपेयी होना था। पैंथालासा का अवशेष निम्न में से क्या है? तो पैंथालासा को थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन जो पूछा पहले उसका आंसर दे दें। पैंथालासा का अवशेष से निम्न में से किस महासागर को माना जाता है? तो पैसिफिक ओशियन को, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर को माना जाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर अभी जितने भी हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, उनमें ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, ये याद रखनी। ये पैंथालासा क्या है इसे जरा समझते हैं। आपने कहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में ही सही मैं बता दूं कि पूरी दुनिया का विकास का एक सिद्धांत दिया जाता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स कभी एक जगह पर थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। यानी पूरी पृथ्वी दो भागों में बांट दी जाए, वाटर बॉडीज और लैंड बॉडीज। तो लैंड बॉडी इज कॉल्ड पैंजिया,
and on the other hand water body is called Panthalassa. Panthalassa. Panthalassa is a water body. Panthalassa is a water body, है ना। इसे ही बाद में आगे जाकर पैंथालासा टेथिस सागर में ये डिवीजन हुआ, है ना। और ये जो जमीन का हिस्सा था जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो बाद में धीरे धीरे डिवाइड होते होते आज 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड हो गया, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से हुआ। कभी इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान और ब्रज की सम्मिलित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को पिंगल कहा जाता है। ये जीके से जुड़ा हुआ सवाल है, पिंगल भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न, रेल बजट को सामान्य बजट में, आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में 1 फरवरी को सामान्यतः बजट पेश किया जाता है। बजट की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं थोड़ी बहुत। बजट की प्रक्रिया मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उससे जुड़ा हुआ एक आध फैक्ट जो मुझे याद आ रहा है अभी तत्काल, बजट से एक दिन पहले, बजट से एक दिन पहले सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अगले दिन बजट पेश किया जाता है। लेकिन सितंबर 2016 से पहले रेलवे बजट एक अलग हुआ करता था, रेलवे बजट, है ना। और इसके बाद क्या किया गया, रेलवे बजट को आम बजट में सबमर्ज कर दिया गया। यानी 21 सितंबर 2016 को ऐसा किया गया। 2017 का जो बजट पेश किया गया, पहला बजट फरवरी 2017 में, उस समय एक ही बजट पेश किया गया जिसमें देश का आम बजट के साथ ही रेलवे बजट था। ठीक है, ये 2022 तक तो एक प्रमुख घटना थी, तो इसे शामिल कर लिया गया प्रश्न में। कुमओमिन्तांग पार्टी, ये चीन से संबंधित है। हिंट्स है बाबू, ये सवाल हमारे लिए एक हिंट्स देता है। क्या हिंट्स है? 2 देश, बांग्लादेश और नेपाल, अभी पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। बांग्लादेश और नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जाननी चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता है? जब चीन से सवाल पूछा जा सकता है तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, बांग्लादेश और नेपाल से। और अभी क्यों ना पूछा जाए, 2026 में परीक्षा है, और अभी हाल साल 2 साल के अंतर्गत तो इन दोनों देशों में काफी उठापटक चल रही है। मार्च 2026 में नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, मार्च में, फरवरी में ही बांग्लादेश में भी चुनाव घोषित हुए हैं 2026 में। बहरहाल इसका उत्तर है कि कुमओमिन्तांग पार्टी जो है सन्याद सेन की है, और ये चीन की एक महत्वपूर्ण राजनीति। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? संघ मतलब केंद्र, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि भारत सरकार की तरफ से यदि कोई बात पर किसी दूसरे देश से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य कार्यकारी है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जो कार्य करने की जो अधिकतर शक्ति है वो प्रधानमंत्री। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? 2013 में। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा ये प्रयास किया गया था, और इसी से बाध्य होकर जब कोविड एरा आया था, कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में जो आज भी लगभग 85 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, वो इन्हीं वजहों से दिया जा रहा है, क्योंकि 2013 में एक ऐसा एक्ट आया जिसमें सबको भोजन दिए जाने की बात है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो 2005-6 में आपको पता ही होगा, प्लूटो ने अपना ग्रह होने का जो स्टेटस था वो खो दिया, और उसके बाद 8 ग्रह हो गए। 8 ग्रह, लेकिन हम लोग थोड़ा और जानते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं। 8 ग्रह में यह सूर्य है, और सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है,
तो मरकरी यानी बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद से है पृथ्वी। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इस चारों को कंबाइंडली इनर सोलर सिस्टम या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न के चारों तरफ ग्रहों का, उपग्रहों का एक पट्टी होता है ना। उसके बाद से यूरेनस और नेपच्यून है, इन्हें गैस एंड आइस जाइंट्स, इन्हें आउटर सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सवाल आपसे ये पूछा कितने ग्रह, तो 8। यहां से क्या क्या सवाल आपको करके जाना चाहिए? पहला, सूर्य से दूरी के आधार पर। दूसरा, इनके द्रव्यमान के आधार पर, जैसे सबसे भारी ग्रह। तीसरा, अपने अक्ष पर घूमने के आधार पर, रोटेशन के आधार पर। चौथा, रिवॉल्यूशन के आधार पर। पांचवा, इन सभी के कोई ना कोई उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसका? सबसे कम उपग्रह का। क्यों? किसका कोई उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, भारत सरकार या वैश्विक स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए, जैसे पृथ्वी से मार्स पर, मार्स ऑन मिशन, ठीक है, या फिर चंद्रमा पर, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा पर, या फिर नासा की तरफ से सूर्य को पढ़ने के लिए उपग्रह जूनो छोड़ा गया था, वैसे ही हम लोगों की तरफ से आदित्य एल1 छोड़ा गया। आपको मैं याद दिला दूं, बीएससीसी ने अपने सिलेबस में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सवाल पूछा जाएगा ऐसा स्पष्ट किया है। तो इसरो या डीआरडीओ जो भी हाल फिलहाल में कोई भी काम किया है, आपके लिए सवाल होगा, आपको करके जाना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज है। राइट, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? सवाल तो बहुत आसान है, लखनऊ है। कानपुर, पटना और प्रयागराज गंगा नदी में है, गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लेकिन लगे हाल गंगा नदी के रूट को समझ लेते हैं एक बार से, हालांकि मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ कि मैंने गंगा रिवर सिस्टम पर एक ऐसा स्लाइड दे रखा था, है ना। देख लेते हैं। गंगा नदी बनने से पहले पंचप्रयाग में रहती है, रुद्रप्रयाग। ये क्या है? पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का नाम रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग। ये पांचों क्या है? मिलता है तो बनता है गंगा। ठीक है, और ये गंगा उत्तराखंड में, किस किस राज्य में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, 5 राज्य। उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, दलमऊ महत्वपूर्ण है। बिहार में ये बक्सर में आता है सबसे पहले, बिहार में सबसे पहले बक्सर में, फिर उसके बाद से पटना में, फिर मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव, और वेस्ट बंगाल में एक जगह है साहेबगंज, और फिर उसके बाद से ये पश्चिम बंगाल में जाता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरा भाग जो है वहां पर फरक्का से एक बांग्लादेश में जाता है, उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके नीचे हम जाएं तो आपको हावड़ा हावड़ा की तरफ ये जाता है, कलकत्ता में, यहाँ पर बदलाव जाता है, और फिर ये अंतिम में जाकर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर समाहित होता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए। बहुत आसान है, रिपीट कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैप से आसानी से हल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। देखिए, वेद से एक सवाल पूछा कि अलग अलग वेदों का क्रम, जैसे ऋग्वेद सबसे पहले, है ना, और अथर्ववेद सबसे बाद में, है ना, यजुर्वेद और सामवेद का विषय संगीत। इसी तरीके से आपको भजन या मंत्र जो है वो संहिता कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? संहिता। चलते हैं अगला। निम्न में कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? 2 स्लाइड पहले हमने आपको एक मैप दिखाया, बांग्लादेश के तुरंत पहले फरक्का बैराज था। कहाँ? फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो देखिए, इंदिरा गांधी फाउंडेशन बनाया गया था इंदिरा गांधी के देहांत के बाद 1984-85 में एक फाउंडेशन बनाया गया, और शांति की काम करने के लिए, शांति के क्षेत्र में जो काम अच्छा करे उसे देने के लिए एक सम्मान दिया जाता था। ये 2022 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ही ये सम्मान दिया। अगला सवाल है, वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान था? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। ठीक है, जो सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको मैं बताऊं कि जो आधार आपका पहचान 12 डिजिट इसमें होते हैं, ये भी याद कर लीजिए, पूछता है कभी कभी पैन में कितने नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर में कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं, ये देख लीजिए, है ना, 10 डिजिट होते हैं, और आधार में 12 डिजिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की, और वो कब? भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में इमरजेंसी को काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है, और क्यों ना हो, जब हमारे लोकतंत्र का आधार जो मौलिक अधिकार है उसको ही यहां पर सस्पेंड करने का प्रयास किया गया था। 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति का आरोप लगाकर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल लगाया गया, जिसमें जितने भी सिविल राइट्स थे, जितने भी संवैधानिक अधिकार थे, उन सभी को निरस्त किया गया, और ये 21 मार्च 1977 तक ये चला। और इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें जेपी मूवमेंट जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट, जिसमें संपूर्ण क्रांति का नारा, है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा, और इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और इसमें बहुत सारे उठापटक हुए थे, जिसको बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन में ठीक किया। तो बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो इमरजेंसी को लेकर बात कहे जाते हैं। मैं इस पे कभी विस्तृत वीडियो लेकर आऊंगा। बहरहाल, मैंने आपके सामने BSEC के द्वारा आयोजित 3rd CGL, जो CGL के क्रम में सबसे लेटेस्ट एग्जाम माना जा सकता है, क्योंकि अब आपको 4th CGL की PT की परीक्षा देनी है। तो अब तक CGL की जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, साथ ही साथ डिकोड करने की कोशिश की कि एक सवाल जो कभी पूछा गया CGL में, आज 2026 में जब परीक्षाएं होंगी तो वो सवाल किस तरीके से परिवर्तित होकर आएगा।
यात्रा काफ़ी शानदार रही। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो अनुभव आपने प्राप्त किया है आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा। जल्द ही मैं 4th सीजीएल को लेकर एक ब्लूप्रिंट लेकर आ रहा हूँ और आपको वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा मैं डिस्कस करूँगा जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा, आपका चयन निश्चित करेगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत